कल्पना कीजिए आप एक पार्क में हैं, बस एक पल के लिए किसी से बात करने मुड़ती हैं और जब वापस देखती हैं तो आपका बच्चा कहीं नजर नहीं आता। या फिर आप काम पर हैं और कोई सहकर्मी आकर कहता है कंपनी में ले-ऑफ्स की बात चल रही है और बॉस ने तुम्हें बुलाया है। ना मुझे एकदम से पेट में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। बिल्कुल, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो घबराहट है ना। हाँ, वो एक पल में दुनिया के सिकुड़ जाने वाला एहसास है। सब कुछ वही रहता है लेकिन आपके अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। डर, चिंता, अनिश्चितता, ये सब हावी हो जाते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी एहसास के बारे में है। हमारे पास दीपक चोपड़ा की किताब स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद बस ये समझना है कि जिंदगी में ये मुश्किल पल क्यों आते हैं और क्या इनसे निपटने का कोई अलग नजरिया भी हो सकता है। और किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो यही है कि हर मुश्किल का एक आध्यात्मिक समाधान होता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक का मतलब किसी पूजा पाठ या नहीं, किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं है। इसका लेना देना हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस से है। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। किताब कहती है कि समाधान कभी भी समस्या के लेवल पर नहीं मिलता। सही बात है, आपको एक कदम ऊपर जाना पड़ता है। तो ये है क्या चीज? ये चेतना के स्तर क्या हैं? देखिए, किताब इसे 3 स्तरों में बांटती है। ये किसी भी चुनौती से गुजरने की हमारी कहानी के 3 पड़ाव जैसे हैं। अच्छा। पहला है संकुचित चेतना, कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस। हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस। ये तो नाम से ही लग रहा है कि हाँ, सब कुछ तंग और मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ समस्या पैदा होती है। जैसा आपने वो पार्क वाला उदाहरण दिया, उस पल में मन वो इसी अवस्था में चला जाता है। जैसे दर्द होने पर हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, वैसे ही मानसिक पीड़ा होने पर हमारा मन सिकुड़ जाता है। और इस स्तर पर हर कदम एक लड़ाई जैसा लगता है। हाँ, उलझन होती है, संघर्ष होता है और हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं जो पहले काम नहीं आई। हाँ, और ऐसा लगता है कि हम एक दलदल में फंस गए हैं। जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा। किताब में एक दिलचस्प टेस्ट भी दिया गया है। क्या? अगर कोई इंसान किसी समस्या से निकलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो अभी भी पहले लेवल पर ही फंसा हुआ है। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है विस्तारित चेतना, मतलब एक्सपैंडेड अवेयरनेस। ठीक है। ये वो स्तर है जहां समाधान वो दिखने लगते हैं, अचानक से चीजें साफ होने लगती हैं, संघर्ष की जरूरत कम हो जाती है। हाँ, और आप चीजों को जाने देना सीखते हैं, डर का सामना सच्चाई से करते हैं और वो कम होने लगता है। अच्छा, तो ये वो आहा मोमेंट जैसा है जब कोई वैज्ञानिक सालों से एक प्रॉब्लम पर काम कर रहा हो और अचानक शावर में उसे सोल्यूशन मिल जाए। हाँ, ठीक वैसा ही। या पहली नजर में प्यार जैसा एहसास। ये वो पल हैं जब आप अचानक एक बंद सोच से बाहर निकलकर एक नई दुनिया देखते हैं। हाँ। और किताब का तर्क ये है कि ये कोई असाधारण पल नहीं है, बल्कि ये हमारी सामान्य स्थिति होनी चाहिए। मतलब हम सब में ये करने की क्षमता है? बिल्कुल, बस हमें पता नहीं कि उस स्विच को ऑन कैसे करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी स्टेज जहां कोई समस्या ही ना हो। लेकिन एक तीसरा स्तर भी है, शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस। ये क्या है? ये वो मंजिल है जहां समस्या का अस्तित्व ही नहीं है। हर चुनौती एक रचनात्मक अवसर बन जाती है। इच्छाएं बिना ज्यादा मेहनत के पूरी होने लगती हैं। हाँ, सहजता से। इसे आप आत्मज्ञान की स्थिति कह सकते हैं, जहां आप हर चीज के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप पूरी तरह से शांत और आजाद महसूस करते हैं, तब आप इसी शुद्ध चेतना के संपर्क में होते हैं। तो ये 3 स्तर हैं। पहला जहां समस्या है, दूसरा जहां समाधान है और तीसरा जहां समस्या ही नहीं है। लेकिन असलियत तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग पहले या ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्तर पर ही अटके रहते हैं। तो सवाल ये है कि हम उस छलांग को लगाएं कैसे? हाउ डू वी मूव फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन? किताब इसके लिए 5 टूल्स या कह लें कि 5 पहलुओं पर ध्यान देने को कहती है। अच्छा। ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी हकीकत बुनते हैं। हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी चेतना को यही आकार देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है दृष्टिकोण, यानी परसेप्शंस। मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसे वो कहावत है ना कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। बिल्कुल। एक ही घटना को देखकर एक इंसान को बर्बादी नजर आ सकती है और दूसरे को एक नया अवसर। जब हम अपने नजरिए पर सवाल उठाते हैं तो हम समस्या से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और फिर उसे ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मान्यताएं, यानी बिलीफ्स। ये हमारे दृष्टिकोण से भी ज्यादा गहरी होती हैं। ये सतह के नीचे छिपी होती हैं
और हम अक्सर इनके बारे में जानते भी नहीं। अच्छा। किताब में एक जबरदस्त उदाहरण है। एक जमाने में ये एक मूल मान्यता थी कि पुरुष महिलाओं से बेहतर होते हैं, और इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता था। हाँ। और जब इस मान्यता को चुनौती दी गई तो लोगों ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उन पर कोई पर्सनल अटैक हो गया हो। क्योंकि हमारी गहरी मान्यताएं हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। सही कहा। जब कोई आपकी मूल मान्यता को चुनौती देता है तो आपको लगता है कि वो आपको चुनौती दे रहा है। लेकिन ये तो बहुत डरावना लग सकता है। कोई ये कैसे करे? खुद की मान्यताओं को चुनौती देना मतलब तो खुद को ही चुनौती देना हुआ। मुश्किल है, लेकिन जागरूकता पहला कदम है। बस ये सवाल पूछना कि क्या ये सच है या मैंने इसे सच मान लिया है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। तीसरा पहलू है धारणाएं यानी अजम्पशंस। ये खाली जगह को भरने के लिए कूद पड़ती हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा बिना किसी सबूत के। हाँ, मुझे अपना ही एक किस्सा याद आ गया। बताइए। एक बार मेरे मैनेजर ने मुझे कहा सी मी एट 5 PM, बस इतना ही। और आपने सोच लिया कि मैंने पूरे दिन टेंशन में काम किया, लगा कि आज नौकरी गई। शाम को पता चला कि वो बस पूरी टीम के लिए पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में पूछ रहे थे। अरे, ये तो बहुत से लोगों के साथ होता होगा। हमारी धारणाएं हमें कहां से कहां ले जाती हैं। हम हमेशा सबसे बुरे की ही कल्पना करते हैं। हाँ। और चौथा पहलू है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, ये इच्छा या डर से जुड़ी होती हैं। हम अपने पार्टनर से प्यार की उम्मीद करते हैं, ये एक इच्छा है, या हम नौकरी खोने का डर रखते हैं, ये एक भय है। ये उम्मीदें हमारी प्रतिक्रियाओं पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। और आखिरी टूल भावनाएं। ये शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, क्योंकि हम सबको लगता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि ये सबसे बड़ी गलती है। भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि एक तरह का जीपीएस हैं। जीपीएस? कैसे? वो बताती हैं कि हम अपनी चेतना के किस हिस्से में हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं गुस्सा या डरावा हुआ महसूस कर रही हूँ तो ये एक सिग्नल है कि मैं संकुचित चेतना में हूँ। ठीक यही। विस्तारित चेतना की निशानी है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उनकी जिम्मेदारी लेना। ये कहना कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया संकुचित चेतना है। ये समझना कि मुझे गुस्सा आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी लेना चेतना का विस्तार है। वाह, तो ये 5 चाबियां हैं: दृष्टिकोण, मान्यताएं, धारणाएं, अपेक्षाएं और भावनाएं। अगर हम इन पर ध्यान दें तो हम अपनी चेतना के स्तर को बदल सकते हैं। हाँ। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड टेस्ट केस पर लागू करते हैं। कुछ ऐसा जिससे हम सब जूझते हैं, रिश्ते। हाँ, रिश्ते। एक खराब होते रिश्ते में ये संकुचित चेतना कैसी दिखेगी? इसके कुछ साफ लक्षण हैं। पहला है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी नकारात्मकता जैसे गुस्सा या असुरक्षा को अपने साथी पर डालना। आप असल में खुद से नाराज होते हैं लेकिन आप अपने साथी को दोष देते हैं। अच्छा, मतलब मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ की जगह ये कहना कि तुम मुझे इनसिक्योर फील कराते हो। बिल्कुल। दूसरा है निर्णय यानी जजमेंट। मतलब अपने पार्टनर को जज करना, हर बात में गलत मानना, आप सही और वो गलत। ये भावना बहुत मजबूत हो जाती है। तीसरा है सहनिर्भरता, कोडिपेंडेंस। कोडिपेंडेंस। इसमें आप अपने अधूरेपन को भरने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। आप एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हैं, जो एक स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए ठीक नहीं है। और किताब में शक्ति के असंतुलन, पावर इम्बैलेंस की भी बात की गई है ना? हाँ, जहां या तो एक साथी अपनी सारी शक्ति दूसरे को दे देता है और उस पर निर्भर हो जाता है, या फिर दूसरे की शक्ति छीनकर उसे नियंत्रित करने लगता है। हाँ, दोनों ही मामलों में रिश्ता बराबरी का नहीं रहता। ये सभी लक्षण चेतना के सिकुड़ने के संकेत हैं। दोनों साथी अपने अपने बुलबुले में फंस जाते हैं। तो फिर एक ऐसा रिश्ता कैसा दिखता है जहां चेतना का विस्तार हो रहा हो, जहां दोनों लोग समाधान की ओर बढ़ रहे हों? ऐसे रिश्ते में दोनों लोग एक साथ ग्रो करते हैं। वे एक दूसरे को अपनी आत्मा के आईने के रूप में देखते हैं, जहां वो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों देख सकते हैं। वो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं और वे देने के बारे में पहले सोचते हैं, पाने से पहले। हाँ, उनका मकसद एक दूसरे से कुछ लेना नहीं बल्कि एक दूसरे के विकास में मदद करना होता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसे रिश्ते में इंटीमेसी का इस्तेमाल विकास के लिए होता है, हेर फेर या अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें 2 आत्माएं एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करती हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि साझा विकास, शेयर्ड ग्रोथ के बारे में है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इन स्रोतों से हमें क्या सीख मिलती है?
मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान चेतना के विस्तार में ही छिपा है। बिल्कुल। चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो या कोई व्यक्तिगत संकट। हाँ, क्योंकि समाधान कभी भी समस्या के स्तर पर नहीं मिलता। आपको अपना नजरिया वो बदलना ही होगा। आपको उन गहरी मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देनी होगी जो आपको बांधे हुए हैं। किताब में एक बहुत सुंदर मेटाफर है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, जीवन एक नदी की तरह है जो दर्द और पीड़ा के दो किनारों के बीच बहती है। जब तक हम नदी में रहते हैं, बहाव के साथ चलते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन हम अक्सर किनारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि किनारे हमें सुरक्षा देंगे, जबकि असल में वे हमें जीवन के सहज भाव से रोकते हैं। हम सुरक्षा के नाम पर अपनी ही तरक्की को रोक देते हैं। और यही संकुचित चेतना है, किनारे को कसकर पकड़े रहना। और विस्तारित चेतना है हिम्मत करके वापस नदी में कूदना और बहाव पर भरोसा करना। और ये हमें कुछ दिलचस्प सवालों पर सोचने के लिए छोड़ देता है। अपनी सबसे बड़ी मौजूदा चुनौती के बारे में सोचें। क्या उसे चेतना के पहले स्तर यानी संकुचित अवस्था से देखा जा रहा है? क्या कोई खुद को संघर्ष करता हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहा है? आपकी चेतना का कौन सा पहलू, आपका दृष्टिकोण, आपकी मान्यताएं या आपकी अपेक्षाएं उस चुनौती को और बढ़ा रहा है? क्या कोई गहरी मान्यता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? और सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, यदि यह सबसे बड़ी समस्या वास्तव में चेतना का विस्तार करने का एक मौका दे रही हो? क्या हो अगर यह चुनौती नदी के किनारे से वापस उसके बहाव में लाने के लिए ही आई हो?